नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर जो है वह 2 नंबर है। आज हम लोग पढ़ने वाले 20 के दांत। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे नलिनी बिलोचन शर्मा जो इनके लेखक हैं उनका परिचय। तो चलिए देखिएगा उनका परिचय। चैप्टर जो है 2 नंबर है 20 के दांत। यह जो है एक प्रकार की कहानी है। क्या है? कहानी है। इनके लेखक जो है वह है नलिनी बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के जो लेखक हैं वह नलिनी बिलोचन शर्मा हैं। उनका जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना में हुआ था। पिता जो थे राम अवतार शर्मा, माता रत्नावती दे शर्मा। प्रारंभिक यानी शुरुआती जो पढ़ाई हुई उनकी उनकी पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था पढ़ाई। उन्होंने एमए जो किया पटना विश्वविद्यालय से किया। एमए पटना विश्वविद्यालय से किया और किस भाषा में किया? तो संस्कृत और हिंदी में। संस्कृत और हिंदी में एमए जो नलिनी बिलोचन शर्मा ने कहां से किया? तो पटना विश्वविद्यालय से किया। इनके कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास और सारे हैं। इन्हीं की कहानी और कहानी से प्रयोगवाद का वास्तविक शुरुआत होता है। किनके? प्रयोगवाद का वास्तविक शुरुआत जो होता है किनकी कहानियों से होता है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों से होता है। कहानी जो है यह कहां से लिया गया है? तो 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से लिया गया है। यह कहानी जो है कहां से लिया गया है? तो 20 के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया है। और इस कहानी में हम लोग मध्य वर्ग के बारे में जानेंगे। किस वर्ग के बारे में? मध्य वर्ग के बारे में जानेंगे। और इनका मृत्यु जो हुआ था वह हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। चलिए एक बार रिविजन कर रहे हैं। 20 के दांत कहानी है। लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा, जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में। पिता राम अवतार शर्मा, माता रत्नावती देवी। प्रारंभिक पढ़ाई जो हुई थी पटना से हुई थी और एमए उन्होंने संस्कृत और हिंदी में किया पटना विश्वविद्यालय से। रचनाएं, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास। प्रयोगवाद का वास्तविक शुरुआत किनकी कहानियों से होता है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की। कहानी 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से लिया गया है जिसमें मध्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और इनका मृत्यु जो हुआ वह 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेन साहब और उनके बेटे कासू, जिसको हम खोखा भी कहते हैं, और मदन, और एक इनके सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले गिरधर लाल का। बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार कहानी है, सुनिएगा आपको याद हो जाएगा कहानी। सेन साहब ने एक गाड़ी खरीद कर लाया था। उस गाड़ी की दाम जो थी वह 7,500 थी और गाड़ी का रंग जो था वह काला था। कैसा था? काला। सेन साहब को इस गाड़ी पे नाज था। गाड़ी पे नाज इसलिए था क्योंकि वह नई आई थी शोरूम में और सेन साहब उस गाड़ी को ले लिए थे। और उन्हें यह भी वह बात चाहते थे कि जो गाड़ी है उनके पास कोई छोटे लड़के ना जाए और खासकर उनका छोटा बेटा कासू, जिन्हें हम खोखा कहेंगे, वह ना जाए, क्योंकि वह गाड़ियों के साथ पेर पार छेड़छाड़ किया करता था। तो देखिए मोटरकार जो थी वह काले रंग के थी और 7,500 की थी। ड्राइवर को इसमें सोफर कहा गया। सोफर किसे कहा गया है? ड्राइवर को। सेन साहब का एक बेटा हुआ जिसे खोखा कहा गया। खोखा खोखी जो है शब्द है वह बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा को ही हम कासू नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? खोखा को। यह खोखा यानी कि जो कासू था यह नियम का अपवाद था। यह घर के नियमों का अपवाद और नियम का अपवाद भी था। यह जो था सेन साहब की आंखों का तारा और बुढ़ापू का तारा था, क्योंकि उससे पहले उन्हें लगभग 5 बेटियां हो चुकी थी और वह उनका उम्र जो था वह गिर चुका था। उनको आशा नहीं था कि हमें लड़का भी होगा। बुढ़ापे आते आते उन्हें एक बेटा हुआ जिन्हें उन लोगों ने खोखा यानी कासू नाम दिया और उन्हें बहुत सारे छूट मिली इस कासू को। उसके बाद इनके जो सेन साहब की जो लड़कियां थी वह 5 थी और यह 5 लड़कियां कठपुतलिया थी। कठपुतलिया का मतलब कि यह ऐसी रहती थी, ना किसी झगड़ा करती थी और ना ही खेलती थी। यदि आप इसे इन लड़कियों को देखते तो कहते वाह
ऐसी लड़की हमारे घरों में भी होती थी, क्योंकि इन्हें कोई भी काम करने का छूट नहीं था। घर का कार्य करना है, ना किसी से झगड़ा करना है, घर का केवल कार्य करना है। लेकिन इनके लिए रूटीन बना था कि शाम को आप लोगों को थोड़ा चेहरा पर मुस्कुराहट लाना है और थोड़ा सा खेल लेना है। और इस पांचों लड़कियों का नाम जो था वह था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इसमें सबसे बड़ी जो लड़की थी वह सीमा थी और सबसे छोटी जो थी वह आरती थी। शिक्षा, शिक्षा जो था वह दो तरह का शिक्षा था। इन लोगों के लिए शिक्षा कितने तरह के था? दो तरह का। कासू यानी खोखा के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और पांचों लड़कियों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। खोखा को सेन साहब बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा को जो सेन साहब थे वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने फैक्ट्री के मिस्त्री को अपने घर पर बुलाकर थोक पीट करवाया करते थे अपने बेटों से। और इनका मानना था कि अगर हम थोक पीट करवा रहे हैं तो हमारे लड़के का हाथ जो है वह पहले से ही औजारों से परिचित रहेगा, जिसके कारण इन्हें इंजीनियर बनने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे ही सेन साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को यह बातें समझ में नहीं आती है, जिसके कारण वो अपने लड़कों को केवल पढ़ाते हैं, ना कि उसे थोक पीट करवाते हैं। इनके एक मित्र थे पत्रकार महोदय। इन्होंने एक बार सेन साहब के घर आए। यह जो थे किसके घर आए? सेन साहब के घर। सेन साहब के घरे आए और इनके साथ पत्रकार महोदय के साथ इनका छोटा लड़का भी आया था। इन सभी बात कर रहे थे। तभी सेन पत्रकार महोदय ने सेन साहब से पूछा कि आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं, यानी खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब ने जल्दबाजी में उसका उत्तर दिया कि मैं अपने खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता हूं, जिसके लिए हम अपने फैक्ट्री के मिस्त्री को बुलाकर 1 घंटे प्रतिदिन अपने लड़कों को का कार्य सिखाने का प्रयास करता हूं। पत्रकार महोदय हुसैन साहब ने पुनः अपने पत्रकार महोदय से पूछा, यानी अपने मित्र से पूछा कि आप बताइए, आप अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हैं? आपके लड़के तो बहुत ही सुशील है। तो पत्रकार महोदय ने कहा, मैं इतना ही चाहता हूं, मेरा बच्चा कुछ भी बने उनकी आजादी है। मैं इतना ही चाहता हूं कि जो भी बने वह जेंटलमैन बने, वह जो भी बने क्या बने? जेंटलमैन बने। उस पर सेन साहब ने ऐड कर रह गए। मदन, उसके बाद आता है मदन की कहानी। मदन जो था एक लड़का था, वह गिरधर लाल का बेटा था, जो कि 5 से 6 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 5 से 6 वर्ष का था। और गिरधर लाल जो था सेन साहब के फैक्ट्री में किराने का कार्य करता था और गिरधर लाल को फैक्ट्री में ही एक आउट हाउस मिला था रहने के लिए। अब यहां से होता है कि मदन जो था वह गाड़ी को देख रहा था या नहीं देख रहा था, कहानी में इतना नहीं है, फिर भी बताया जाता है कि मदन जो था इस गाड़ी को देख रहा था। तो शोफर ने क्या किया कि गाड़ी से हटाया और शोफर ने हो सकता है कि मदन को धक्का दे दिया था। मदन को धक्का दिया जिसके कारण उनकी केहूनी जो थी फूट चुकी थी और यहाँ से खून निकल रहा था। और मदन जो था वह ड्राइवर यानी सोफर पर झपट रहा था, क्योंकि उसे चोट लगी थी तो वह झपट रहा था। तभी ही सेन साहब घर से बाहर आए तो देखें कि यह जो मदन है यह सोफर पर झटक रहा है। तो सेन साहब ने कहा मदन की माँ से कि मदन की माँ मदन को ले जाओ। मदन की माँ ड्राइवर को कुछ कहने वाली थी, लेकिन सेन साहब को देखकर डर गई और चुपचाप मदन को लेकर अपने घर चली आई। जब मदन घर आया उसके बाद सेन साहब ने गिरधर लाल को अपने फैक्ट्री में बुलाया और बुलाने के बाद बोला सेन साहब कि गिरधर लाल अपने बेटों को संभालो, वह बहुत ही बिगड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने यह भी वचन कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। यह सवाल पूछा गया है कि किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा और चोर डाकू बनते हैं? तो सेन साहब ने कहा था। किससे कहा था? गिरधर लाल से। गिरधर लाल ने वहां पे केवल हूं में हूं मिलाते हुए वहां से आया। उसके बाद घर पर आने के बाद मदन की भरपेट कुटाई की।
मदन की भरपेट कुटाई की, मदन चिल्ला रहा था, तो उनकी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और माँ जो थी मदन को भी पीटी और बोली कि कौवे की तरह चिल्ला क्यों रहा है, कौवे की तरह चिल्ला क्यों रहा है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन की बात है कि मदन अपने गलियों में लट्टू खेल रहा था अपने गांव वालों के साथ। उसी टाइम कासू उस गलियों में पहुंच गया और कासू कहा कि मैं भी लट्टू दो, मैं भी लट्टू खेलूंगा। तो मदन को तो पहले से ही बिक था क्योंकि सोफर उसे दिखला था। मदन ने कहा तेरे बाप जा अपने बाप से खरीदा ले और लट्टू खेल, जिसके कारण कासू ना आओ देखा ना ताओ देखा, क्योंकि यह बड़े बाप का लड़का था और जब बड़े बाप का लड़का था तो यह मदन से लड़ पड़ा। मदन से लड़ पड़ा जिसमें वहां पे जो गांव के लड़के थे वह अलगे होकर इन दोनों की लड़ाई देखने लगे। जिसके बाद मदन ने कासू यानी खोखा की भरपेट पिटाई की। अब पिटाई करने के बाद उनके दो दांतों को भी तोड़ दिया, दो दांतों को भी तोड़ दिया। उसके बाद कासू जो था वहां से भाग गया। लेकिन यहाँ से एक सवाल आता है कि जब महल और झोपड़ी की लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्यों? तो देखिए इसका आंसर होगा कि जब महल और झोपड़ी में लड़ाई होती है तो झोपड़ी वाले जो होते हैं महल वाले का सहयोग कर देते हैं, जिसके कारण महल वाले की जीत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि महल वाले कोई भी यानी जो झोपड़ी वाले थे कोई भी कासू का सहयोग नहीं किए। वो तो छोटे थे, देख रहे थे, मजा ले रहे थे एकदम पूरा कि हाँ। तो इनकी जो लड़ाई थी वह बड़े घर के कुत्ते की तरह लड़ाई हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मदन जो अपने घर आया। मदन को डर था कि आज भी हम जाएंगे तो हमें पिटाई पड़ेगी। उसके बाद गिरधर लाल को फैक्ट्री से सेन साहब निकाल दिए थे कि अब आपका कोई कार्य नहीं है, आप हमारा आउट हाउस भी खाली कर दीजिए। उसके बाद मदन अपने घरे आकर अपने पत्नी से बात कर रहे थे। तो बात करते में मदन रात हो गया। रात को मदन खाना खाने घर गया। वह खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जब चाहा कि हम अपने मम्मी और पापा के बातों को सुने, तो बातों को सुनने के लिए वह दीवार के पास गया। उसे बात कोई सुनाई नहीं दे पाई तो वह पुनः उस दीवारी पर से खटिया पर सोने जा रहा था। तभी अंधेरिया रात था। उसका लात लोता पर पड़ा और लोता बज गया। बजने के बाद गिरधर लाल और उनकी पत्नी जो थी वह घर से बाहर आई और देखे लोग तो यहाँ मदन है। तो गिरधर लाल जो थे अपने बेटे मदन को गले से लगाएं और कहें कि वाह बेटा, जो मैंने आज तक नहीं किया वह तुमने कर कर दिखाया। आज तुम बहादुरों की तरह लड़कर मदन के दो दांतों को तोड़ दिया। हा हा हा। यहाँ पे आपकी कहानी जो होती है वह समाप्त होती है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।